हाँ जी, नमस्कार आप सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए एक और पार्ट लाते हुए यहाँ पर। पिछले वाले लेक्चर में अगर आप लोगों को पता हो तो हमने मैटर इन आर सराउंडिंग्स का इंट्रोडक्शन कर लिया था। आई होप आप सभी वो वाला पार्ट देखकर आए होंगे जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में मैटर के बारे में जाना था। मैटर के हम लोगों ने जाना कि वो पार्टिकल से बना हुआ होता है, छोटे छोटे से, है ना, और उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या बातें करी थी। ठीक है, तो आई होप अगर कोई भी डाउट रह गया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के लिए 24 घंटे खुला है, जो भी डाउट होगा उसमें आप अपना क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करी जाएंगी कि हमारे इस ब्रह्मांड में कितनी स्टेट्स होती है। देखो, हमने ये तो जान लिया कि सारी की सारी चीजें मैटर से बनी हुई हैं, ठीक है। वो उनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वो पार्टिकल्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ठीक है। बट अब हमको मैटर दिखता किस तरीके से है, कि टेबल कैसी है, पानी कैसा है, हमारे आसपास जो हवा है वो कैसी है, इनकी स्टेट्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे ये बिहेव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। तो हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर के हिसाब से बात करने वाले होंगे। तो आज के इस लेक्चर में शुरू करते हैं हम लोग आगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है जी, तो आई होप कुछ बच्चों को शायद पता हो, कुछ को ना पता हो, तो हम बता देते हैं। हमारे यहाँ इस ब्रह्मांड में अभी के लिए और भी हैं, बट अभी के लिए 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहली स्टेट ऑफ मैटर जो होती है बच्चों, वो होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, तीसरी होती है गैस। ठीक है जी, चलो इनको लिख लेते हैं, साथ साथ लिखते रहना। मैं आप लोगों को टाइम भी दूंगा लिखने के लिए, वीडियो पॉज करके अपना आराम से नोट कर लेना। ठीक है, शुरू करें। चलो, तो हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहली जो स्टेट ऑफ मैटर आती है उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड। क्या बोलेंगे बच्चों? सॉलिड। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो आने वाली होगी उसको बोल देंगे लिक्विड, तीसरी वाली को हम बोलेंगे गैस। ठीक है जी, क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो अब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर तो समझ में आ गई हैं। जैसे अगर हम टेबल की बात करते हैं, चेयर की बात करते हैं, इवन हम अपने आप की भी बात करेंगे, तो हमारा नेचर क्या है बच्चों इस ब्रह्मांड में? हमारा नेचर है सॉलिड। पानी की बात करते हैं, किसी भी टाइप की लिक्विड यानी कि जो फ्लो कर सकता है उसको हम लिक्विड बोलते थे। और जो हमारे आसपास हवा है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? गैसेस बोलते हैं। ठीक है जी, तो अगर अब हम लोगों को पता है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है ना, और छोटे छोटे पार्टिकल्स इन तीनों में अरेंज्ड कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। देखो जी, तो सॉलिड में बच्चों जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं। दिख रहा है ऐसे? क्लियर हो रहा है? ऐसे ये पार्टिकल्स आपस में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में यही पार्टिकल जो होगा इनके बीच में क्या होने वाली है बच्चों? थोड़ी सी स्पेस होने वाली है। क्या होने वाली है? इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस। ठीक है, और अगर यही चीज हम गैस में बात करें तो गैस के पार्टिकल्स तो खुलेआम घूमते हैं एक दूसरे से बहुत दूर, क्या कोसों दूर। ठीक है जी, ये ऐसे क्लियर हो रहा है? ठीक है जी, तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है जी, चलिए फटाफट से अच्छे बच्चों की तरह इसको नोट करो, फिर हम इनके बीच में डिफरेंसेस करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंसेस। पॉज करके नोट कर लो। कर लिया? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम इन तीनों में डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि डिफरेंसेस तो हम लोगों को पूछा जाएगा और हम लोगों को अच्छे से पता भी होना चाहिए कि भैया ये तीनों कैसे बिहेव करते हैं, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे बिहेव करती हैं। चलो जी, इनको समझ लेंगे अच्छे बच्चों की तरह। यहाँ पर हम गैसेस, इस तरफ हम ले लेंगे लिक्विड और इस तरफ हम लेंगे सॉलिड। ठीक है जी, चलो जी ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। करें जी, शुरू करें, साथ साथ लिखते रहना और अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों लेंगे सॉलिड, इस तरफ ले लेते हैं लिक्विड और इस तरफ ले लेते हैं गैस। ठीक है, तो जल्दी से पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? अगर याद हो, हमने डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स, याद है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस,
काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन। तो इसी के बेस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। किसकी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स। ठीक है, तो सॉलिड के, अभी मैंने बताया कि सॉलिड के पार्टिकल्स आपने देखे थे ना, एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स जो होती है बच्चों, वो क्या होती है? हाईएस्ट। क्या होती है? हाईएस्ट। क्या होती है बच्चों? हाईएस्ट। ठीक है जी, तो इसको लिख लो। ठीक है, लिक्विड्स में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखेंगे बिटवीन सॉलिड एंड गैस। क्या? सॉलिड एंड गैस। और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है बच्चों, वो क्या होती है? लीस्ट होती है। क्या होती है? लीस्ट होती है। चलो ऐसे समझते हैं कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि टेबल के आर पार चल के दिखाओ, हम आर पार नहीं चल सकते। चेयर के आर पार, दीवार के आर पार हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड में आते हैं और इनके पार्टिकल्स एकदम बाइंडेड होते हैं। क्या होते हैं? एकदम बहुत अच्छे से चिपके हुए होते हैं, ड्यू टू हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब आते हैं पानी में। हम लोग आराम से स्विमिंग कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होता है पानी में चलना, पानी में भागना। पानी में हम स्विम कर पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड के कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, और गैस में अगर आएंगे तो एकदम लीस्ट, एकदम ना के बराबर, क्योंकि हम लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ में आराम से भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं। तो अगर अभी भी मैं यहाँ ऑलरेडी चल पा रहा हूं, तो यहाँ ये मतलब समझ में आता है कि जो गैसेस है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। क्लियर है? ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाला बच्चों, वो हम बात करेंगे स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। किसकी बात करेंगे? स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, ओके जी, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, चलो आओ वापस देखते हैं। आप लोग यहां देख सकते हो कि सॉलिड के बीच में स्पेस जो है देखो कितनी ना के बराबर है ना। लिक्विड्स में अगर मैं यही चीज बोलूं तो देखो इनके बीच में कितनी स्पेस है ना। और यही गैसेस में तो और भी ज्यादा है, देखो कितनी ज्यादा स्पेस है इनके पार्टिकल्स के बीच में, एक दूसरे से काफी दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारे पास फिर से यहां पर हम लिखेंगे सॉलिड्स में कि जो स्पेस होती है वो क्या होने वाली है बच्चों? लीस्ट। ठीक है, गैसेस के लिए ऑलरेडी हम लिख सकते हैं हाईएस्ट, और यहां तो फिर से वही सेम टू सेम चेपना है बिटवीन सॉलिड एंड गैस। क्या? बिटवीन सॉलिड एंड गैस। कंपैरिजन कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, तो बिटवीन सॉलिड एंड गैस हम आराम से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया जी? ठीक है, ये भी एक और रीजन बन सकता है, जैसे मैं बोल रहा था आप लोगों को कि हम दीवार के आर पार क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है। सेम स्विमिंग पूल में हम आराम से चल रहे हैं, स्विमिंग कर पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है जिसमें हमने जगह ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, और हमारे पास गैसेस में तो क्या ही होती है? स्पेस हाईएस्ट होती है। क्लियर हो गया जी? चलो जल्दी से रिकॉल करो, हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, याद है? क्या था कैरेक्टरिस्टिक? वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन। मैंने बताया था कि पार्टिकल्स दिखने में लग सकते हैं कि मूव नहीं कर रहे, जैसे कि टेबल है वो वहीं पे ही है जहां पर आपने अपने रूम में रखी हुई है, पर वो मूव नहीं कर रही। इसका ये मतलब नहीं है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, है ना। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर काइनेटिक एनर्जी हम नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो मूवमेंट तो ना के बराबर ही होगी। तो हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या बोलने वाले हैं? इनमें लीस्ट। ठीक है, और अगर यहां बात करें कि पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम का मतलब हो गया कि ये बहुत रैंडमली मूव कर सकते हैं, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली क्या हो गई बच्चों? हाईएस्ट हो गई। क्या हो गई? हाईएस्ट। फिर से आसान तरीके से लिक्विड्स में हम आराम से लिख सकते हैं क्या? बिटवीन सॉलिड एंड गैस, बिटवीन सॉलिड एंड गैस। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह समझना है टॉपिक्स को, नहीं आएगा समझ में तो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब एक और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने बात करी थी जिसको क्या बोला जाता था? डिफ्यूजन। क्या बोला जाता था? डिफ्यूजन। याद आया?
कि पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो सकते हैं, है ना। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को डिफ्यूजन बोला गया था। ठीक है जी। चलिए जी, तो फिर से कंपेयर करते हैं सॉलिड्स में। अब सॉलिड्स में बच्चों अगर आप लोगों को कुछ मिक्स करना है, समझो जैसे मैंने टेबल पे चीनी रख दी, ठीक है, तो वो क्या मिक्स होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इतनी ज्यादा है कि पार्टिकल्स में स्पेस ही नहीं है, तो वो चीनी कहां से जाएगी उसमें, है ना। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि डिफ्यूजन सॉलिड्स में क्या होने वाली है? बिल्कुल लीस्ट, यानी कि नेग्लिजिबल भी लिख सकते हो। ठीक है जी, हम यहाँ लिख देते हैं लीस्ट, ब्रैकेट में लिख लेना ना के बराबर, नेग्लिजिबल। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए गैसेस में बात करते हैं। गैसेस में तो स्पेस आप लोगों को पता ही है सबसे ज्यादा होती है ना। एक कमरे में कोने में अगर हमने अगरबत्ती जला दी तो पूरे कमरे में खुशबू जाती है। किचन में खाना बन रहा होता है तो ड्राइंग रूम तक खुशबू आती है कि आज खाने में क्या बना है ना। परफ्यूम आप छिड़कते हो तो दूसरे लोगों तक खुशबू जाती है ना। तो ये क्या हो रहा है? गैसेस में जो डिफ्यूजन यानी इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और इजी हो पाती है। तो हम यहाँ डिफ्यूजन लिख सकते हैं क्या? हाईएस्ट। क्या लिखेंगे यहाँ? हाईएस्ट। ठीक है जी। लिक्विड्स में लगभग होती है, लगभग नहीं होती, तो हम यहां पर भी क्या लिखेंगे? अगेन बिटवीन, कंपेरेटिवली बिटवीन सॉलिड एंड गैस, बिटवीन सॉलिड एंड गैस। क्लियर हो रहा है? ठीक है। हमने यहां क्या करे? 4 डिफरेंसेस हमने ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। देखो चैप्टर वही चलता आ रहा है एकदम, जो पढ़ रहे हैं उसी को ही हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। अब उसको कहां कहां पढ़ना है हमको, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ रखा अभी तक? मैटर, जिसमें क्या होता है? मास, ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिनमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये रहे वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन्हीं के बेस पे हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ ली, क्योंकि भैया ये पार्टिकल्स अलग अलग प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, जिसकी वजह से 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आ गई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया अच्छे से? पक्का जी? आगे बढ़े, चलो। अब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने डिफरेंसेस तो कर लिए, बट और भी तो आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो हम डेंसिटी के बेस पे करेंगे। किसके बेस पे करते हैं? डेंसिटी के बेस पे, ठीक है। अब डेंसिटी क्या होती है उसको समझ लेते हैं सबसे पहले, फिर हम डिफरेंस को करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी होने वाले हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज भी याद करनी पड़ेगी, वो भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, फिर वापस आके इसको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले डेंसिटी को समझते हैं होती क्या है। मैं पहले इसको डिफाइन कर देता हूं। देखो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी। चलो इसका फॉर्मूला भी समझते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? मास बाय वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम। अब समझते हैं ये होती क्या है। देखो डेंसिटी में ये समझो एक वर्ड आ रहा है डेंस, यानी कि कितना कंप्रेस्ड, गाढ़ा, ऐसे है। ऐसे समझो कि मेरे पास एक पानी है, पानी में मैंने क्या रखा है? एक पत्थर और एक फेदर। दोनों को जैसे ही मैंने पानी पे छोड़ा, पत्थर डूब गया, पर फेदर वहीं का वहीं रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पत्थर क्या था? ज्यादा डेंस था। क्या था? फेदर के मुकाबले ज्यादा डेंस था। पर फेदर जो है वो लेस डेंस है, इसलिए वो फ्लोट करता है, वो नीचे नहीं डूब पाया। क्लियर हो रही है अब बात? तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे? डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेंसिटी बोलेंगे। अच्छा, अब अगर मैं डिफरेंस करवाने आऊं तो डिफरेंस के तौर पर भी समझ में आ जाएगा कि अगर हम डेंसिटी में कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी तो ऑफ कोर्स भैया सॉलिड की ही होने वाली है, क्योंकि पत्थर तो एकदम हार्डकोर सॉलिड था, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि डेंसिटी जो होती है सॉलिड्स की, वो बच्चों क्या होती है? हाईएस्ट होने वाली है। क्या होने वाली है? हाईएस्ट होने वाली है, ठीक है। गैसेस के लिए हम क्या बोलेंगे? इसको लीस्ट बोल देंगे, ठीक है। और लिक्विड्स के लिए फिर से वही क्या बोलने वाले हैं हम? बिटवीन सॉलिड एंड गैस। बड़ा ही आसान था, आसानी से इसको समझ लिया। क्लियर हो रहा है? क्या समझाया? सबसे पहले फटाफट से इसको नोट डाउन करो। क्या लिखा हमने यहाँ डेंसिटी के बारे में? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास बाय वॉल्यूम। क्लियर? ठीक है, जल्दी से नोट कर लिया? ठीक है जी। वापस आते हैं अपने डिफरेंसेस पर। हमने डिफरेंसेस कर लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस में ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन फटाफट से लाते हैं। क्या एक्सेप्शन होने वाला है हमारे पास? ठीक है जी, चलो जी समझते हैं इसको। एक्सेप्शन ये है कि अगर मैं आइस की बात करूं, किसकी?
आइस की बात करूं, ठीक है, आइस यानी कि बर्फ, और उसका नेचर क्या होता है बच्चों, सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। और यहीं पे ही हम लिख लेते हैं वाटर। तो वाटर का स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? लिक्विड होता है ना जी। तो अभी हमने पीछे तो पढ़ लिया कि यार सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से तो ज्यादा है, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से तो ज्यादा है। पर अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर कंपैरिजन करने पर वाटर की डेंसिटी क्या हो गई? आइस से ज्यादा हो गई। मतलब क्या है इसका? मतलब समझो कि अगर आप पानी में बर्फ डालते हो तो वो डूबती नहीं है, वो फ्लोट करती है। कभी भी अगर आप किसी कैफे में गए हो, कॉफी पी रहे हो, कोका कोला पी रहे हो, उसमें आइस जो होती है वो कभी भी नीचे नहीं होती, वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही होती है। इनफैक्ट ये हमारे पास सॉलिड है फिर भी फ्लोट कर रही है, जबकि तो इसको डूबना चाहिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? समझ में आया है? क्लियर हो रहा है? चलिए अब इसको समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। भाई सॉलिड होने के बावजूद भी नहीं डूब रही, क्योंकि एक रीजन तो समझ में आ गया। एक रीजन तो यही है कि वाटर यानी कि लिक्विड की डेंसिटी बर्फ से ज्यादा है। क्यों? अब ना हम बर्फ की बात करें तो बर्फ दिखने में तो सॉलिड है, पर उसमें ना पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेस होती है बच्चों। क्या होती है? स्पेस होती है, जिसमें पानी जब घुस जाता है उसकी वजह से वो बर्फ की डेंसिटी क्या कर देता है? कम कर देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोगों ने सीरीज तो बहुत देखी होगी, है ना, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन वगैरह पे। तो ऐसे समझो कि जब भी कोई मर्डर वर्डर वाला सीन होता है तो सबसे पहले वो डेड बॉडी को पानी में फेंक देते हैं, है ना। फिर होता क्या है, उसने फेंका तो इस मतलब से था कि वो डेड बॉडी डूब जाए पानी में, पर वो डेड बॉडी अपने आप क्या करती है? पानी में फ्लोट करने लग जाती है ना। कुछ टाइम बाद कुछ लोग पता लगाते हैं, भाई देखो पानी में कोई मरा पड़ा है। तो वो डेड बॉडी फेंकी इसलिए गई थी कि डूब जाए, बट वो ऑटोमेटिकली फ्लोट करने लग गई। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो, अब वो बॉडी क्या थी? सॉलिड थी, बट जब उसको पानी में फेंका तो पानी बॉडी के अंदर चले गया, जिसकी वजह से उसने बॉडी की डेंसिटी क्या कर दी? कम कर दी। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, जो बॉडी थी उसको पानी में जब फेंका तो उसके अंदर पानी चले गया, तो उसकी डेंसिटी क्या कर दी? कम कर दी, इसलिए बॉडी ने फ्लोट करा। सेम टू सेम यही केस आइस के लिए समझना है कि बर्फ में भी क्या होती है बच्चों? स्पेसेस होती हैं जिसमें लिक्विड घुस जाता है और आइस की डेंसिटी क्या कर देता है? कम कर देता है। रादर देन कि वो सॉलिड भी है तब भी डेंसिटी क्या हो गई? उसकी कम हो गई। क्लियर हो गया? चलो इसका रीजन लिख लेते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रीजन ये लिखना है आप लोगों को कि आइस आइस हैव इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। क्या लिखेंगे? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। कहां पे? बिटवीन पार्टिकल्स। कहां पे? बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है। वेयर वाटर गेट्स इन। क्या लिखेंगे? वेयर वाटर गेट्स इन रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग डेंसिटी। क्या लिखेंगे? रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग डेंसिटी। क्लियर हो गया जी? तो ये एक्सेप्शन के तौर पर आप लोगों को समझना है, ये पूछ लेता है। देखो जनरल वे में अगर मैं बोलूं, जनरल वे में सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा ही होती है, ठीक है। बट कुछ कुछ एक्सेप्शन है, उसका रीजन मैंने आप लोगों को यहां समझा दिया, जहां पर हमने बर्फ को पानी से कंपेयर करा। क्लियर हो गया जी? जल्दी से इसको फटाफट से नोट डाउन करो। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करनी है, एकदम बढ़िया से। पहले बता चुका हूं, 9th क्लास को इंपॉर्टेंट लेना, ठीक है। फिर से रिपीट होने वाली है ये हायर क्लासेस में, ठीक है। तो बेसिक्स अपने यहीं पे ही क्लियर करके चलना। कर लिया जी नोट? एक्सेप्शन समझ में आ गया? मजा आ गया? मजा तो किसको ही आता है पढ़ने में, पर ठीक है, कर लेंगे टाइम पास, ठीक है। ठीक है जी, चलो जी वापस आते हैं अपने डिफरेंसेस पे, ठीक है। मन तो मेरा भी कर रहा है कि मैं लेक्चर खत्म कर दूं, पर एक और डिफरेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है जी। क्या है ना, पता सारी चीजें होनी चाहिए, कुछ कमी रह जाए तो अच्छी बात नहीं रहती, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं अपने कंपैरिजन पे। एक लास्ट कंपैरिजन जो होगा वो हम करेंगे कंप्रेसिबिलिटी के बेस पे। किसके बेस पे? कंप्रेसिबिलिटी के बेस पे, ठीक है। चलो, कंप्रेसिबिलिटी में शब्द आ रहा है कंप्रेस, यानी कि दबाना, यानी कि कंप्रेस करना, ठीक है, इकट्ठा करना एक जगह।
तो ये चीज भी समझते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी पे अगर हम कंपेयर करें सॉलिड लिक्विड गैस को, तो सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हैं? सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स हम गैस को कर सकते हैं, क्योंकि देखो इनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जब गैस को इकट्ठा कर सकते हैं तो इसलिए इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होने वाली, सबसे ज्यादा होने वाली है। तो हम यहां लिख लेते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी हाईएस्ट किस में होने वाली है, गैसेस में होने वाली है, एंड ऑटोमेटिकली लीस्ट किस में होने वाली है, सॉलिड्स में, क्योंकि यहां पर स्पेस जो होती है बच्चों क्या होती है, लीस्ट होती है। क्या होती है? लीस्ट होती है। क्लियर? चलिए लिक्विड के लिए अगेन फिर से बिटवीन सॉलिड एंड गैस, लिक्विड का तो सबसे आसान है ना, मजा आ गया है ना। चलो क्लियर हो गया, ठीक है। जल्दी से इसको पॉज करके एक बार नोट कर लो। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि कंप्रेस करना, इसको हमने कंपेयर करा ऑन द बेस ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, नोट कर लिया। चलो एक और चीज समझ लेते हैं अब ना, कंप्रेसिबिलिटी के बेस पे कुछ डे टू डे एक्टिविटीज समझनी है। अभी हमने पढ़ा कि गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी जो थी वो क्या थी बच्चों, हाईएस्ट थी। क्या थी? हाईएस्ट थी। ठीक है, तो अब इस चीज का हमने फायदा उठाया। फायदा कैसे उठाया? फायदा ऐसे उठाया कि अगर गैस को सबसे ज्यादा कंप्रेस करा जाता है तो हम डे टू डे एक्टिविटीज में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल, आपके घर में जो एलपीजी आता है, क्या आता है? एलपीजी सिलेंडर आता है ना। इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं एलपीजी की। इसको बोलते हैं बच्चों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या लिखते हैं इसको? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। ठीक है, तो जब घर में खाना बनाते हैं तो जो सिलेंडर आता है या गैस पाइपलाइन से गैस आती है आपके घर में, ठीक है, तो उसमें गैस को सिलेंडर में क्या करा गया है? कंप्रेस करा गया है। भैया वो शुरू शुरू में क्या होती है, बहुत ज्यादा भारी होती है ना गैस, बहुत ज्यादा। फिर उस सिलेंडर को जब खाली हो जाता है फिर तो उठाना एकदम आसान होता है ना। तो उसमें क्या करी जाती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस को ना कंप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और एक और एग्जांपल है डे टू डे लाइफ में, जैसे कि सीएनजी। क्या हो गई? सीएनजी, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है ना। जैसे आपकी गाड़ी में सीएनजी होगी तो वो पीछे डिग्गी में सिलेंडर रखा जाता है ना, फिर सीएनजी स्टेशन पे जाके उसमें गैस भरवा दी जाती है, फिर एक टाइम बाद खत्म हो जाती है। तो क्या करा जाता है, उस सिलेंडर में बहुत सारी सीएनजी को कंप्रेस करा जाता है, बहुत सारी सीएनजी, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, फिर वो खत्म होती है, उसको भरवाओ, खत्म होती है, भरवाओ। और ये सब इसीलिए ही हो पा रहा है क्योंकि गैस की कंप्रेसिबिलिटी बच्चों क्या है, सबसे ज्यादा है, हमारे लिए आसान हो जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, पॉज करके इसको नोट करो। कर लिया? आगे बढ़े? आगे नहीं बढ़ना अब हमको, वादा तो किया था कि मैं लेक्चर यहीं पे खत्म करूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना? ठीक है, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। किस बेसिस पे पढ़ा? पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेस पे। ठीक है, तो उस पे हमने क्या करे, हमने अरेंजमेंट मैंने आपको समझाई, पार्टिकल्स ऐसे अरेंज्ड होते हैं। फिर हमने डिफरेंसेस करे ऑन द बेसिस ऑफ जो पिछले लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स करे थे मैटर के। तो उन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने 2 और करी एक्स्ट्रा। क्या करी? डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी। इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी चीज एक्स्ट्रा मैंने बताई, कंप्रेसिबिलिटी, एलपीजी, सीएनजी और डेंसिटी, उसमें एक एक्सेप्शन पड़ा। क्लियर हो रहा है? तो इस चीज को अच्छे से प्लीज नोट डाउन करना, क्लैरिटी रखना, कंसेप्ट्स में नहीं आएगा समझ में तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, नहीं क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया हुआ होगा। थर्ड पार्ट के लिए वेट करना, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें थोड़ा सा और पोर्शन बचा है कि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़ ली, अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट कैसे जाए, दूसरी से तीसरी कैसे जाए, इसको बोलेंगे इंटर कन्वर्जन। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस लेक्चर में, और अगले लेक्चर में जो भी डाउट्स होंगे पता है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पूछना है। ठीक है, नहीं, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना करना। क्या है ना, थोड़ा सा फेमस होना जरूरी है। ठीक है, आप लोगों के साथ, आप लोगों की वजह से ही बन रहे हैं। ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई होगी तो लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, खाना पीना घर में सबका ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।